हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एवीडी में। आज हम लोग क्लास 12 के पहला यूनिट केमिस्ट्री का ये तीसरा लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत अपघटन का उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वैद्युत अपघटन का उपयोग कहाँ करते हैं। उसके बाद हम लोग को देखना है कि फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम जो होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लड़कों को कन्फ्यूजन होता है इसमें कि वैद्युत अपघटन के लिए फैराडे ने कौन सा नियम दिया था, जिसको आज हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, लिखा है कि पहला इनका उपयोग बताया गया है कि धातुओं के संरक्षण से संक्षारण से बचाव के लिए हम लोग वैद्युत अपघटन की क्रिया अपनाते हैं। ठीक है, यानी एक धातु को दूसरे धातु के ऊपर परत चढ़ाया जाता है, जिसके चलते धातुओं में संक्षारण यानी जंग न लगे। इससे बचाने के लिए हम एक निम्न धातु के ऊपर उच्च धातु का परत को चढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरा बताया गया है कि जल के वैद्युत अपघटन से हाइड्रोजन गैस का निर्माण करने में, यानी अगर हाइड्रोजन गैस निर्माण करना है तब भी हम अगर जल में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, वैद्युत अपघटन की क्रिया कराते हैं, तो हमारा हाइड्रोजन गैस निर्माण होता है। ठीक है, तीसरा बताया गया कि भारी जल के निर्माण में अगर हमको भारी जल बनाना है तो हम इसको वैद्युत अपघटन की क्रिया द्वारा बना सकते हैं। ठीक है, विद्युत लेपन द्वारा यानी कि अगर हम चाहते हैं तो धातुओं को लेप चढ़ा सकते हैं। जैसे इसमें पढ़े कि संक्षारण से रोकने के लिए वही क्रिया यहाँ है कि हम धातुओं के ऊपर जब लेप चढ़ा देते हैं तो ये संक्षारण से बच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया गया कम क्रियाशील धातुओं का शोधन करने के लिए, जैसे कि Ag हो गया, Pb हो गया, Cu हो गया, इन सभी धातुओं को शुद्ध। देखिए अगला टॉपिक दिया है कि फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम जो है ये क्या है। ठीक है, तो फैराडे ने वैद्युत अपघटन के लिए 2 नियम दिए हैं। ठीक है, इनका पहला नियम जो कहता है ना कि इस नियम के अनुसार कैथोड पर मुक्त हुए या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा विद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाली आवेशों के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी इनमें जो पदार्थ मुक्त होता है इलेक्ट्रोड पर, वो जो होता है इससे पूरे वैद्युत अपघटन क्रिया में प्रवाहित होने वाले विद्युत के समानुपाती होता है। जैसे कि W जो आपका होता है ये होता है इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ एकत्रित होता है। ठीक है, और ये समानुपाती होता है Q के मतलब होता है आवेश का। ठीक है, तो Q को हम ना IT लिख सकते हैं, I यानी धारा, T यानी समय। ठीक है, तो देखिए आगे लिखा है कि W बराबर जो होता है समानुपाती का चिन्ह हटता है तो Z आता है, Z बराबर IT होता है, जहाँ Z एक स्थिरांक है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का, ये स्थिरांक है, और Q जो है आवेश होता है। ठीक है, तो Z जो होता है ये W जो होता है Z के बराबर होता है। कहने का मतलब हुआ कि आपका जितना ही ज़्यादा तत्व वहाँ एकत्रित होंगे इलेक्ट्रोड पर उतना ही ज़्यादा आपका आवेश होगा। ठीक है, अगर आवेश कम होगा तो आपका जो तत्व एकत्रित होता है उनकी भी संख्या कम होगी। ठीक है, तो इनका पहला बात बताया गया था कि इलेक्ट्रोड पर जो भी आपका धातु मुक्त होता है या तत्व मुक्त होते हैं वो समानुपाती होते हैं इनमें जो आवेश प्रवाहित होता है उनको। ठीक है, देखिए आगे लिखा है क्या होता है 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ उनका वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। यानी हमने Z बराबर पढ़ा था कि तुल्यांक रासायनिक तुल्यांक होता है, तो रासायनिक तुल्यांक आखिर होता क्या है, तो लिखा गया है कि 1 कूलम जब हम आवेश प्रवाहित करते हैं तो 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाला पदार्थ का भार जो होता है वही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ठीक है, इनका दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम कहता है कि विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयनों से समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के भारों के समानुपाती होते हैं। यानी इनका कहने का मतलब हुआ कि अलग अलग हम वैद्युत अपघटन के विलयन लेते हैं। जैसे वैद्युत अपघटन का विलयन ये पहला विलयन, ये वैद्युत अपघटन का दूसरा विलयन और वैद्युत अपघटन का तीसरा विलयन, लेकिन सब में समान धारा I धारा यानी सब में अगर समान धारा प्रवाहित की जा रही है तो जब समान धारा प्रवाहित करते हैं तो W बराबर हम लोगों ने पढ़ा था कि W बराबर अब हो जाएगा W1 बराबर Z1IT। ठीक है, W2 बराबर हो जाएगा Z2IT, W3 बराबर हो जाएगा Z3IT। यानी हम लोगों ने ये समीकरण को हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि वैद्युत फैराडे का पहला नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि W बराबर होता है ZIT। ठीक है, तो पहला विलयन के लिए पहला Z1IT, दूसरे विलयन के लिए मुक्त होने वाला पदार्थ जो था WT जिसे मानते हैं WT बराबर Z2IT,
W3 बराबर Z3I3, ठीक है। अब इनमें बताया गया है कि W1 और W2 को जब आपस में मतलब संबंध बता के भाग दिया गया तो W1 बराबर होता है Z1IT, W2 बराबर होता है Z2IT। तो IT से IT कट गया, बचा W1 बराबर Z1 और W2 बराबर Z2। उसी तरह से W2 और W3 के संबंध में बताया गया, W2 बराबर होता है Z2IT और W3 बराबर होता है Z3IT, ठीक है। तो IT से IT कैंसिल हो गया, यहाँ पे W2 बराबर Z2 और W3 बराबर Z3 होता है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि पीछे पढ़ा था कि W1 जो होता है ये समानुपाती होता है Z1 के, W2 जो होगा Z2 के समानुपाती होगा, W3 जो होगा ये Z3 के समानुपाती होगा। अब W बराबर हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है कि W बराबर जो होता है ये आपका मुक्त होने वाले इलेक्ट्रोड पर धातुओं की मात्रा होती है। Z बराबर होता है कि उससे कितना धारा प्रवाहित किया गया, ठीक है। तो ये फैराडे का दूसरा नियम था।